हेलो दोस्तों, तो आज हम समझेंगे किसके बारे में, हीट के बारे में, यानी कि ऊष्मा किसे कहते हैं। तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जिसे हम कुछ चीज़ कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। अणुओं की गति के कारण है, यानी अणुओं की गति ऊर्जा याद रखना है। अणुओं की गति ऊर्जा के कारण जो है ना क्या होता है, ऊष्मा आता है या ऊष्मा होता है। जब अणु गति यानी अणुओं के गति होता है तो क्या होता है, ऊष्मा आता है या ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो अणु पूछेगा ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है, तो अणुओं की गति ऊर्जा के कारण। अणुओं के गति ऊर्जा थी, यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा। देखिए, अणुओं के आपसी घर्षण के कारण होने वाला ऊर्जा है। मतलब घर्षण होता है अणुओं के बीच, तो ऊर्जा मतलब क्या होता है, के कारण होने वाला ऊर्जा है। तो यह ऊर्जा होता है ना। अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एक ही याद रखना है, पूछेगा ऊष्मा क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है, तो गति ऊर्जा के कारण। कौन सा ऊर्जा, गति ऊर्जा के कारण, है ना। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ऊष्मा कैसे मतलब क्या होगा, जूल। ठीक है, नेक्स्ट। ऊष्मा को ट्रांसफार्मर मतलब ऊष्मा को बदला दिया जा सकता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, यानी कि याद रखना, कोई भी चीज़ जब फैलेगा तो उसे थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, है ना। ये 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा रेखीय, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन, लंबाई को यह बढ़ा देता है, जैसे छड़ हो गया, रेल का पटरी हो गया। इस सब में लंबाई अगर गर्म करेंगे यानी हीट देंगे तो क्या होगा, मतलब फैल जाएगा, है ना। तो लंबाई इसमें बढ़ जाता है। तो रेखीय प्रसार भी क्या होता है, लंबाई बढ़ जाता है। चलिए इसको एग्जांपल से, मतलब यहाँ फार्मूला इसका है अल्फा, इसको अल्फा से सूचित करते हैं किसको, तो याद रखना है रेखीय प्रसार को, है ना। अब तो अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल गुने डेल्टा टी। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार, लंबाई में चेंज, टेम्परेचर में चेंज, है ना। ओरिजिनल लंबाई, देखिए किसी वस्तु के तापमान को बढ़ाकर 80 कैलोरी से 90 केल्विन, केल्विन है कैलोरी नहीं, केल्विन है, कर दिया जाता है, जिस कारण इसका लंबाई 100 मीटर से 110 मीटर हो जाता है। 100 से 110 हुआ, कितना एल में चेंज हुआ, 10। ओरिजिनल लंबाई 100 है, कितना है, 100। इसके बाद टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 90, 80 से 90 किए तो 10। सोल्यूशन करने पर इतना आ जाता है, यानी अल्फा का मान इतना हो जाएगा, यानी रेखीय प्रसार इतना आएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रसार यानी एरियल एक्सपेंशन, ये प्लेट या चादर में देखने जो छिद्र हो जाता है, इसको हीट देंगे तो ये छिद्र और चौड़ा होते जाएगा, है ना। तो ये प्लेट या चादर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। इसमें छिद्र क्या होता है, गर्म आती बड़ा हो जाता है जब हीट देते हैं तो आपको ये दोनों समझ में आ गया। देखिए अब तीसरा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काम करना है, निकालना किसका, अल्फा निकालेंगे जो भी हो। तो यानी अल्फा बीटा का रिलेशन होता है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का अनुपात होता है 1 इसमें 2, क्योंकि अल्फा लीनियर एक डायमेंशन होता है, ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है ना। अब यहाँ पे देखिए आयतन क्या है, 3 डायमेंशन होता है, जबकि एरिया 2 डायमेंशन है ना। तो इसी प्रकार 1 2 3 याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर समझ लेते हैं आयतन प्रसार यानी क्यूबिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं ना। अभी चाहे वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो आयतन इसको गामा से सूचित करते हैं, 3D गोला यानी स्फीयर में देखने को मिलता है। आयतन प्रसार में बढ़ जाता है, इसमें आयतन आयतन प्रसार में आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आयतन। तो ओवरऑल आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, थर्मल एक्सपेंशन क्या है ना। तो यानी ऊष्मा प्रसार ये 3 प्रकार का होता है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। समझ में आ गया। तो ये क्या चीज़ होता है। अब यहाँ समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। 5 विधि होता है, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन, अभिवहन। चालन, संवहन, चलेगा, है ना, सहेगा, चलेगा तभी तो दर्द होगा तो सहेगा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, है ना। विकिरण, है ना, चाहे कितना भी धूप का किरण आएगा लेकिन चलना है, सहना है ना। इसके बाद हो जाएगा वाष्पन और अभिवहन। चलिए अब इसको समझ लेते हैं, चालन। देखिए ये सबसे धीमा विधि है चालन, यानी कोई भी चीज़ को इसमें गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे धीमा विधि है चालन विधि। अति धातु में होता है, बोले तो ठोस में होता है ना, याद रखिए आप। चालन विधि में एक कण दूसरे कण को गर्म करते हुए आगे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। इसमें प्रत्येक कण भाग लेता है, जैसे 1 से 9 तक है तो इसमें ये कण 1 2 को 2 3 को गर्म करते करते 9 तक जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हीट यानी ऊष्मा लॉस होता है, और ये माध्यम के प्रत्येक कण इसमें क्या लेता है, भाग लेता है। तो समझ में आ गया विकिरण क्या है, तो ये ठोस
यानी विकिरण सबसे धीमा बाती विधि है। यह धातु यानी ठोस में देखने को मिलता है। इसमें प्रत्येक कण भाग लेता है। इसमें हीट का क्या होता है, लॉस। संवहन में क्या है, यह द्रव और गैस में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें प्रत्येक कण भाग नहीं लेता है। जैसे एक से यहाँ तक है तो ये जो है यहाँ पे याद रखना है, एक गर्म करेगा 3 के, फिर करेगा 5 के, इस प्रकार से तो हो जाएगा संवहन। लगातार गर्म करता है तो ऊपर लिख दिया चालन, है ना। डायरेक्ट 1 से 8 में चल जाएगा तो विकिरण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, संवहन का भी हम देख रहे हैं। तो संवहन का एग्जाम्पल हो जाएगा वायुमंडल बोल सकते हैं, या फ्रिज में जो संवहन विधि ही लगता है। वायुमंडल जो गर्म होता है ना, किसके संवहन, और फ्रिज ठंडा बोल सकते हैं, यानी वायुमंडल और फ्रिज में संवहन विधि लगता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। और देखिए आग और तापमान में कौन सा विकिरण, डायरेक्ट 1 से 8। तो आग और तापमान में विकिरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आग भी गर्म होता है, ताप भी गर्म होता है, तो रिलेट कर सकते हैं ना। विकिरण यानी कि किरण भी क्या होता है, गर्म। देखिए विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विकिरण निर्वात में भी होता है। चलिए आप वाष्पन समझ लेते हैं। उसमें अगर किसी तल से ऊपर की ओर जाता है तो उसे वाष्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पन। तो ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं अभिवहन। देखिए ऊष्मा जब क्षैतिज गति करता है तो उससे अभिवहन कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, देखिए दोस्तों, जैसे जैसे इसमें इसको यहाँ पर हीट दिए तो ये इसको गर्म करेगा, फिर इससे, तो इससे इसमें जो जाता है ना, तो धातु का कुछ भी प्लेट है तो ये धातु का प्लेट कप में जाएगा तो यहाँ चालन विधि हो जाता है ना। चालन विधि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये द्रव है, कुछ भी लिक्विड है तो इसमें कौन सा विधि लगेगा, संवहन विधि। कौन सा लगेगा, संवहन विधि। तो अलग चीज़ है, ये लकड़ी वाला है तो यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसमें चालन विधि नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, लकड़ी है। लकड़ी है तो लकड़ी है तो इसमें नहीं होगा। वो धातु में ही होता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था तो ये धातु में ही होता है ना। बाकी इधर जो विधि है सो हो रहा है। चलिए आप समझ लेते हैं किरचॉफ लॉ किसे कहते हैं ना। तो किरचॉफ लॉ याद रखना है। अच्छा जो अवशोषक होता है वह अच्छे उत्सर्जक भी होता है। कहने का सेंस है, अगर जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, है ना। जल्दी अगर गर्म होगा तो जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा। यहाँ पर दिया गया है किरचॉफ लॉ, यानी जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे छाता याद रखना है। छाता क्या है दोस्तों, तो छाता याद रखना है, सभी प्रकार रंग को बोल सकते हैं क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना। देखिए अब धातु बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। काली वस्तु एवं धातु ज़्यादा ऊष्मा को सोखती है। पूछेगा धातु और ये जो है धातु क्या करती है, और काली वस्तु ऊष्मा को ज़्यादा सोखती है। समझ में आ गया। देखिए चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं ब्लैक बॉडी पिंड किसे कहते हैं, क्रिंस पिंड बोल सकते हैं या कृषक पिंड बोल सकते हैं। ब्लैक बॉडी है ना, मतलब वैसी वस्तु, वैसी चीज़ होना चाहिए ना जो ऊष्मा को सोखता है, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। जो ऊष्मा को अधिक सोखता है उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। देखिए अब यहाँ समझ लेते हैं ऊष्मा गति की निकाय किसे कहते हैं, यानी कि थर्मल डायनामिक सिस्टम बोल सकते हैं ऊष्मा गति की निकाय। देखिए ऐसे मशीन जो ऊष्मा से हिले डोले चले, है ना, उसे ऊष्मा गति की निकाय कहते हैं। देखिए मोटरसाइकिल का इंजन इसका एग्जाम्पल हो गया क्योंकि ऊष्मा से ही चलता है ना। ऊष्मा गति के 3 नियम होता है। पहला ऐसे, हाँ पहला हो जाएगा जीरो, कौन सा नियम, जीरो नियम। इसके बाद 1 होगा फिर 2 होगा। तो सबसे पहले हम जीरो नियम समझा देते हैं। ये जीरो नियम है, ऊष्मा का प्रभाव तब तक ही होगा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो। कहने का सेंस है दोस्तों, T1 अगर बराबर है T2 का, किसका, T2 का, और T2 बराबर है T3 का, तो T1 जो है T3 का बराबर होगा, है ना। समझ में आ गया, यही है नियम। जैसे ये इसके बराबर है इसके, तो ये जो है T1 या T3 का बराबर होगा। समझ में आ गया। ऐसे ये भी समझ लीजिए ऊष्मा का प्रभाव तब तक ही होगा जब तक कि दोनों का तापमान बराबर ना हो, है ना। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं फर्स्ट नियम। जीरो नियम हो गया। अब फर्स्ट नियम क्या कहता है, ये देखिए फर्स्ट नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊष्मा गति निकाय में ऊष्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। किसी निकाय को दिया गया कुल ऊष्मा का कुछ भाग उसके आंतरिक में बह जाता है बाकी से कार्य करने में। जैसे अगर तावा पर जैसे रोटी पकाना है तो पहले तावा गर्म होगा तो कुछ हीट तावा ले लिया, फिर रोटी लेगा, है ना, गर्म होने के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का मतलब क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट नियम, यानी ऊष्मा गति की फर्स्ट नियम बोल सकते हैं। जीरो नियम तो समझा ही दी है, इसका फार्मूला भी होता है तो इसको आइए देख लेते हैं। क्यू बराबर होता है डेल्टा टी
सॉरी क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू होता है। डेल्टा यू आंतरिक भाग में और टी डब्लू मतलब कार्य करने में, है ना। अब यहाँ समझ लेते हैं दूसरा नियम, ऊष्मा का प्रभाव। देखिए ऊष्मा किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, जाएगी। कभी भी ठंडी से गर्म जा सकती है बाह्य कारक द्वारा, है ना, नहीं जाती है, लेकिन बाहर से जब हम कुछ करेंगे तब, है ना। तो ऊष्मा गति यानी कि कहने का सेंस है गर्म से ठंडा की ओर क्या होता है, ऊष्मा गति गर्म से वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ईजी है, ये तीनों नियम समझ में आ गया। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जिसको याद रखना है। थर्मामीटर का खोज गैलीलियो ने किया था, है ना, यानी तापमापी का बोल सकते हैं। देखिए थर्मामीटर का खोज सबसे पहले गैलीलियो ने किया था, फिर फ़ारेनहाइट, अलग अलग वैज्ञानिक सब है। अब देखिए सेल्सियस का मिनिमम लो मात्रा होता है 0, हाई होता है 100। फ़ारेनहाइट का 32 212, 32 212, केल्विन का 273, 273 और 300 क्या बोल सकते हैं 73, है ना। सबसे अधिक है ये, मतलब सॉरी, मतलब ये अधिक है ये कम है। आर मतलब रोमर का 0 से 80, 0 80 0 80 0 80। देखिए आप समझ लेते इस सब में रिलेशन। तो यहाँ ऊपर लिखना है थर्मामीटर, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, यानी दोनों तरफ लो लो। तो सी मैंने सोल्यूशन करने पर क्या आता है, सबको सोल्यूशन करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ, यहाँ पर आ जाएगा C/5 बराबर F-32/9, C/5 F-32/9, K-273/5। तो C में 5 K में भी 5 होता बटा में R/4 तो C/5 बराबर F-32/9। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आती फ़ारेनहाइट सेल्सियस, दोनों का मान -40 डिग्री पर बोल सकते क्या होता है, बराबर होता है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए ब्लड बैंक में ब्लड जमा होता है तो 40 ब्लड बैंक में जो ब्लड जमा होता है कितना, 40 फ़ारेनहाइट पर, है ना। हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस ये होता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं, ये तो सोल्यूशन दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ब्लैक बैंक में ब्लड जम जाता है, ये दोस्तों अलग है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इसको सोल्यूशन करने के लिए ऐप का मान बोल सकते हैं इतना, है ना। तो ये ये है ब्लड बैंक में ब्लड जम जाता है, एक क्वेश्चन अलग था। ब्लड बैंक में ब्लड क्या होता है, जम जाता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 40 फ़ारेनहाइट दिया है, तो इसको सेल्सियस में बदलना है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको सोल्यूशन मतलब इधर करने पर -40 ही आ जाता है, वो चीज़ यहाँ पर बतलाना था। देखिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बदलना है, इजी फार्मूला ला के बदल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये भी थोड़ा समझ सकते हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट का दुगुना है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। सेल्सियस का मान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट का पर दुगुना हो जाता है, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर C बराबर 2F देना है, तो C का और F का वैल्यू बतलाना है, आराम से इसको इस फार्मूला पर रख के बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, एक शुद्ध थर्मामीटर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एक अशुद्ध थर्मामीटर एक ताप मापने में इतने फ़ारेनहाइट में है, तो इसमें कितना की मतलब गलती है। तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फ़ारेनहाइट में बदलिएगा। अब फ़ारेनहाइट में बदलने के बाद अगर मान लीजिए 90 आ जाएगा, मान लीजिए कुछ भी आया, तो कंपेयर करेंगे तो कितना 3 का कमी बतला रहा है ना। चाहे 80 आता है तो 7 अधिक बतला रहा है, तो गलत कितना बतला रहा है वो आराम से हम बतला सकते हैं। ऐसे यहाँ इसको सोल्यूशन करने पर 87 आया है ना, तो कितना गलत बतला रहा है, सॉरी 86 आया है सोल्यूशन करने पर, दिया था 87, यानी एक का गलती बतला रहा था। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का खोज गैलीलियो ने किया था, कौन, गैलीलियो ने। देखिए थर्मामीटर ठोस, गैस और द्रव इस सब का मापा जाता है। और द्रव में अगर किसी का ताप मापना है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, पारा। द्रव में पारा। अब जो मतलब देखिए यहाँ लिख दिया, पारा में जब अल्कोहल मिलाया जाता है तो जिनसे -115 से 78 तक तापमान मापा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि द्रव मापने में पारा का यूज करते हैं, यानी कि मरकरी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है, अगर बहुत ठंडा वाला एरिया में चल जाएंगे तो उसमें हम अल्कोहल मिला देते, क्योंकि पारा जम जाएगा। समझ में आ गया द्रव वाला। अब यहाँ गैस में समझ लेते हैं, गैस का तापमान मापने के लिए उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन आदि मिलाते हैं, है ना। अब ठोस मापने के लिए प्लेटिनियम हो जाएगा, है ना, 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। इसके बाद हो जाएगा क्या बोल सकते हैं, अति ताप युग्म हो जाएगा, जो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। तीसरा में हो जाएगा पायरोमीटर, या इसी को बोलते हैं उताप मापी, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से अनंत तक मापता है, यानी सूर्य का जो है
टेम्परेचर इस हटा के नहीं दूरी से माप देता है। कौन? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पायरोमीटर द्वारा। तो यहाँ समझ गए हम, यानी कि द्रव में अगर ताप मापना है तो उसमें पारा का यूज किया जाता है, लेकिन एकदम ठंडा वाला में जाएंगे तो पारा के जगह पर अल्कोहल का यूज करेंगे। गैस में हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। और ठोस में प्लेटिनियम और क्या हो जाएगा? तापयुग्म प्लेटिनियम। तापयुग्म किसका बना होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। और यहाँ बात कर लेते हैं पायरोमीटर समझा गया। अब यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं, पारा तापमान मापने से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मतलब तापमान मापते हैं तो ऊपर की ओर वो बढ़ने लगता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठंडी के दिनों में पारा का प्रयोग नहीं और उसके अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, उसके जगह पर बतला ही दिए। बर्फीले प्रदेश में पारा की जगह अल्कोहल मिला दिया जाता है। ठंडे में पारा क्योंकि जम जाता है, बतला दिए हैं। देखिए, गैस थर्मामीटर का प्रयोग बहुत ही कम तापमान मापने के लिए किया जाता है। मतलब बहुत कम तापमान है ना, तो गैस थर्मामीटर का यूज किया जाता है। समझ आ गया ना। देखिए, गैस थर्मामीटर में बतला दिया हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठोस थर्मामीटर में किसी भी प्रकार के द्रव या गैस का यूज नहीं किया जाता है। देखिए, पायरोमीटर तापमान नहीं मापते हैं, यह वेवलेंथ को मापता है, यानी ये दूर से ही मापा जाता है। तो पायरोमीटर क्या मापता है? तो पायरोमीटर याद रखना है, तापमान अति नहीं मापता है, यानी वेवलेंथ मापता है। उच्च तापमानों के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो उच्च तापमान रहेगा ना, तो है ना, देखिए सूर्य मतलब मापता वही है, लेकिन थोड़ा डीप में है। सूर्य का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है, यानी दूर से ही माप दिया जाता है। मानव के लिए रहने के लिए देखिए दोस्तों, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, नमी 60% रहना चाहिए और वायु का गति 2 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए, है ना। अब देखिए, हवा में 60% नमी रहता है। समझा गया दोस्तों। तो तापमान 20%, नमी इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, फैन जो है ना, फ्रिज, तापमान, क्योंकि तीनों चीज़ मेरे लिए क्या है? अनिवार्य है। तो फैन जो है दोस्तों, फैन क्या करता है? तापमान के तो वह कंट्रोल सिर्फ तापमान को बराबर करता है, इस दोनों को कुछ भी नहीं करता, है ना। पानी नमी देगा हमको, पंखा नहीं ना देगा, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिख दिया है? फैन सिर्फ तापमान को बराबर कर देता है। फैन सिर्फ तापमान को नियंत्रित करता है। कूलर तापमान और नमी दोनों को नियंत्रित कर देता है, क्योंकि है ना, तापमान और नमी। और एसी जो है दोस्तों, तापमान, नमी और वायु की गति तीनों को क्या कर देता है? मैनेज कर देता है ना। यानी कहने का सेंस यह जो है, ये तीनों को मैनेज कर देता है। इसके बाद है, देखो यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, एसी यहाँ पर बोल सकते हैं, एसी में बोल सकते हैं, सॉरी, फ्रिज में फ्रियोन 22, यानी 22 की जगह गैस बोल सकते हैं। फ्रियोन 22 या फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज, इसके पाइप, यानी फ्रिज के पीछे एक पाइप लगा रहता है, फ्रिज पाइप में, यहाँ पे है, फ्रिज पाइप में फ्रियोन 22 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कोल्ड स्टोर में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत पैसा लगता है इसको, इस फ्रियोन पाइप लाने में, है ना। 1 kg से 2-3 हज़ार, इसीलिए कोल्ड स्टोर में अमोनिया के प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे ये खतरनाक होता है, याद रखना, है ना। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं, एसी के क्षमता को टन में मापा जाता है। 1 टन बराबर 1600 वाट होता है। एसी की क्षमता को टन में मापा जाता है। एसी की क्षमता को टन में मापा जाता है और 1 टन बराबर 1600 वाट होता है। कितना? 1600 वाट होता है। अब यहाँ पर समझा दिए हैं, ये घन घन आवाज़ करता है, ये विंडो एसी है ना। अब यहाँ पर है स्लिप्ड एसी, आवाज़ नहीं करता है ना। फ्रियोन गैस इसके पीछे लगा होता, बतला दी है। सीलिंग एसी मॉल में ऊपर से लगा रहता है। फ्रिज की क्षमता लीटर में मापा जाता है। फ्रिज का सिंबल है, ऊपर आइस रखा जाता है। अगर किसी फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तापमान बढ़ जाएगा। किसी फ्रिज का मतलब कोई घर में फ्रिज लगा है और उसको दरवाज़ा खोल दीजिए तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर किसी बंद कमरा में पंखा चल रहा है तो तापमान बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर है परम तापमान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज़ के तापमान को केल्विन में मापा जाता है तो उसे हम परम तापमान कहेंगे, परम तापमान कहेंगे। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो परम तापमान समझना क्या? परम शून्य, वो परम ताप था, ये परम शून्य है। 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं, या 0 डिग्री केल्विन को ही 273 बोल सकते हैं, -273 जो भी हो। तो यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य तापमान कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस
बॉडी का टेम्परेचर होता है केल्विन में 273। ये तो ईजी बात है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का धारिता क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, समझ लेते हैं सबके बारे में। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा। जैसे इसका एक यूनिट, अगर एक यूनिट ले लेते हैं और इसको एक एक ग्राम ले लेते हैं और एक मतलब एक बोल सकते हैं, एक ऊर्जा तक गर्म करेंगे तो उसको हम करेंगे, यानी एक यूनिट ले लेते हैं इसका, है ना। इसको एक 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 समय सेकेंड तक, चाहे मतलब एक यूनिट तक गर्म करेंगे तो उसे हम विशिष्ट ऊष्मा का, आप पूरा को गर्म कर देंगे तो उसके हम ऊष्माधारिता कहते हैं। अगर ये एक यूनिट को एक सेकेंड के लिए बोल सकते हैं, अगर हम गर्म करते हैं दोस्तों तो उसको हम क्या करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। और ऊष्मा पूरा को अगर गर्म कर देते हैं इसको, तो इसको हम ऊष्माधारिता कहते हैं। अब गुप्त ऊष्मा सभी सब बता देंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बर्फ से पानी, पानी से भाप, भाप से बर्फ, पानी से भाप, मतलब ये सब बनता है तो समझा देंगे हम, अलग चीज़ है। गर्म को ठंडा पानी में मिलाने पर मिनट का तापमान क्या होगा, ये सब न्यूमेरिकल आगे हम समझाएंगे। अभी समझ लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। देखिए क्यू बराबर अति, इसका फार्मूला होता है, विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला होता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा गैस का होता है, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट किसका होता है, गैस का होता है। बोले तो हाइड्रोजन गैस का होता है, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद वाटर होता है, फिर पारा होता है, वाटर पारा, वाटर पारा, इसके बाद होता है आइस। तो पूछेगा स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो हाइड्रोजन में। कौन सा, हाइड्रोजन गैस में। इसके बाद वाटर में, वाटर में। इसके बाद पारा, इसके बाद आइस। देखिए पारा का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है और आइस का 1/2 होता है, आइस का 1/2 होता है, आइस का 1/2 होता है। अब यहाँ समझ लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है। अगर जल्दी मतलब जल्दी गर्म नहीं होता है, गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, है ना। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल है, रोगी को सेकाई करने में गर्म पानी को अथी अगर एक बेर कह के रख दीजिएगा, कोई भी जहाँ पर जिससे सेका जाता है तो आधा घंटा तक रहेगा कम से कम। समुद्र के किनारे वाला शहर अगर गर्मी जल्दी, जैसे मुंबई सब हो गया, तो वहाँ पर समुद्र सब है तो वो क्या होगा, जल्दी अगर गर्म नहीं होगा, है ना, गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसीलिए नहीं ज़्यादा वहाँ गर्मी रहता है ना, जल्दी ठंडा नहीं, ज़्यादा ठंडा रहता है। अब बालू, अब यहाँ पर हो गया बालू विशिष्ट ऊष्मा का बहुत ही, मतलब बालू में विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होता है। बालू क्या होता है, एकदम मतलब गर्म जल्दी हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बालू क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का बहुत ही इसमें कम होता है। हाँ, यानी बालू कहने का सेंस है जल्दी नहीं गर्म होगा, बोल सकते हैं, नहीं जल्दी ठंड अति बालू अगर गर्म हो जाएगा तो ठंडा नहीं होगा। इस प्रकार से अगर समझ सकते हैं तो बालू यानी सिंपल आपको इसमें याद रखना है, बालू का विशिष्ट ऊष्मा, बालू में विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होता है, बालू में विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होता है। राजस्थान में दिन में बालू ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वही समझा रहे थे, बालू जो बहुत गर्म हो जाता है, रात में बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कम है ना। अब यहाँ समझ लेते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का काम तापमान को चेंज करना होता है। पूछेगा स्पेसिफिक हीट का काम क्या होता है, तो तापमान को चेंज करना, है ना। अब देखिए जैसे 10 ग्राम जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम जल है जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको 40 डिग्री सेल्सियस करने में कितना ऊर्जा लगेगा, नहीं समझे। इसका विशिष्ट ऊष्मा के काम क्या चीज़ होता है, तापमान को चेंज करना। अब 10 ग्राम कोई जल है जिसका तापमान 20 है, 20 से 40 करना है जल का तापमान, तो क्या चीज़ करना पड़ेगा, इसमें ऊर्जा देंगे, हीट देंगे, है ना। तो देखिए इसका फार्मूला होता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। क्या फार्मूला होता है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है। यहाँ पर देखिए क्यू क्या है, तो यहाँ पर है ऊर्जा कितना लगेगा, है ना। तो यहाँ पर एम का वैल्यू हो गया यानी मास, मतलब कितना चीज़ दिया हुआ है, वेट बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं 10, गुने यानी एस मतलब क्या हो जाएगा, विशिष्ट हीट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जल का विशिष्ट हीट 1 होता है, यहाँ पर बोल दिए है। वाटर का कितना होता है, 1 होता है। आइस का 1/2 होता है, तो इसको आपको याद रखना है ना। तो यहाँ विशिष्ट ऊष्मा जल का कितना होता है, 1 होता है। और टेम्परेचर में कितना का चेंज है, तो 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 आएगा। 40 में से 20 घटाने पे क्या आएगा, 20 गुना करने पर क्या आ जाएगा, 200 केल्विन। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 केल्विन हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का काम क्या होता है, तो टेम्परेचर का चेंज करना होता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किस में होता है, हाइड्रोजन गैस में होता है, उसके बाद वाटर में, फिर पारा में, फिर आइस में, है ना। वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है।
ऊष्माधारिता समझा ही दिए हैं। अगर ये पूरा चीज़ को गर्म करा जाएगा तो ऊष्माधारिता कहलाएगा। फार्मूला होता है Q बराबर MS। देखिए 100 डिग्री बर्फ़ की ऊष्मा की धारिता कितनी होगी, वो अलग चीज़ है, समझ जाएंगे। मतलब बर्फ़ है तो 1/2 से भाग कर देते हैं। मास है 100 तो 100 के 100 लिखिएगा। एस के जगह पर काची फार्मूला होता है, आइस क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर रखने पर 50 केल्विन बोल सकते हैं ना, के लिख दीजिए। इसके बाद है गुप्त ऊष्मा, है ना, लेटेंट हीट बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों Q बराबर ml, Q बराबर ml, Q बराबर ml, है ना। यहाँ पर गुप्त है, याद रखना। ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा तापमान को कभी भी बताता नहीं है। गुप्त ऊष्मा अवस्था को चेंज कर देता है, याद रखना है। गुप्त नाम है ना, अवस्था को चेंज कर देगा। किसको? अवस्था को। ठीक है दोस्तों। पानी को गर्म करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा अति का प्रयोग किया जाता है। पानी को भाप बनाने के लिए भी गुप्त ऊष्मा। देखिए दोस्तों, पानी को गर्म करने के लिए विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि हम इसको गर्म करेंगे, गर्म में जब इसका रूप बदलेंगे तो गुप्त ऊष्मा। रूप बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा, गर्म करेंगे तो कौन सा? विशिष्ट ऊष्मा, जो पढ़ा दिए है ना, गर्म अवस्था, यानी पानी से जब भाप बनेगा तो गुप्त ऊष्मा। पानी को जब गर्म करेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आप पानी से जब भाप बनाएंगे तो इसका अवस्था चेंज हो रहा है तो गुप्त ऊष्मा। समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं। बर्फ़ से जल बनने के लिए 80 कैलोरी, फिर जल से भाप बनने के लिए, ये जल को यहाँ भाप बना रहे हैं तो इतना लग रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि वाष्प से जलने बहुत खतरनाक, वाष्प होता है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं भाप, चाहे वाष्प बोल सकते हैं, से जलन बहुत खतरनाक होता है खोलता हुआ पानी से के तुलना में। यानी जो वाष्प होता है ना, जो वाष्प निकल रहा है, इसको अच्छा से लिख दे का वाष्प। वाष्प जो है इससे क्या होता है? जलन अधिक होता है, जो खोलता है पानी से, है ना। चलिए हम यहाँ समझ लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कुछ भी दिया हुआ है, जल अधिक क्या बोल सकते हैं इसको हम? चलिए जो भी मान लीजिए जल ही है, इसे पूरा लिखना चाहिए था। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे और फिर इसको भाप बनाएंगे, जल ही है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे खुलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट ऊष्मा देंगे। अरे 20 से हम 100 में जा रहे हैं तो टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं ना। तो बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट ऊष्मा देंगे, है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर MS डेल्टा टी। Q बराबर MS डेल्टा टी। मास मतलब वेट कितना है, मतलब मास कितना है? 10। अब विशिष्ट ऊष्मा जल के लिए कितना होता है? 1। और चेंज कितना है टेम्परेचर में? टेम्परेचर 100 में से, क्योंकि हमको 100 तक गर्म करना है ना, तभी तो ये मतलब उबलेगा तो फिर उसमें जाएगा। तो 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 आएगा, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है? ये जो है खौलता हुआ पानी को भाप बनाना है, यानी इसके लिए हमको गुप्त ऊष्मा चाहिए। गुप्त ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर ml, Q बराबर ml, Q बराबर ml। तो देखिए यहाँ पर m का वैल्यू 10 ग्राम का 10 ग्राम रहेगा। l का वैल्यू क्या हो जाएगा? l का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, l का वैल्यू कितना हो जाएगा? l का वैल्यू अगर निकालिएगा तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 500 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। l का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या चीज़, देखिए दोस्तों, ये जो L जो है ना, यहाँ से है, जल से जब भाप बनता है तो 540 होता है, इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। चेंज हो रहा है ना, तो जल से जब भाप बन रहा है तो गुप्त ऊष्मा क्या है? 540। अब जब बर्फ से जल बनेगा तो 80 यूज कीजिएगा। 80 कितना? 80 नहीं बुझा रहा है, 80। समझ में आ गया ना। तो ये 540 लिख दिए है। अब यहाँ हो गया। ये बोला देखिए 800 यहाँ लगा है और ये लगा है, दोनों को जोड़ने पर इतना कुल ऊष्मा इतना लगेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए 10 ग्राम जल जिसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, इसको भाप में बदलना है। तो फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, है ना। ये 10 ग्राम जल है, इतना है। सबसे पहले इसको 100 पर पहुँचाएंगे तो टेम्परेचर 40 का डिफरेंस है, तो टी का वैल्यू डेल्टा टी का 40 हो जाएगा। 10 का 10 एस का मान 1 होता है, यानी जल का क्या होता है? 1 होता है। सोल्यूशन करने पे इतना, फिर इसको इतना पे ले जाइए तो वही चीज़ रहेगा। एल का वैल्यू, क्योंकि पानी से क्या बन रहा है? भाप, तो इसके लिए क्या होता है? 540 एल का वैल्यू रखने पर फिर जोड़ दीजिएगा तो इसी प्रकार इसका आंसर। अब यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस ताप वाला को 10 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने में कुल कितना काम होगा? 4 स्टेप उठाना होगा। सबसे पहले बर्फ़ को क्या करना पड़ेगा? माइनस में है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दे दिया है। बदलने के लिए 100 ग्राम है ना, इसको बदलना है।
तो एम क्या होता है, इसको सबसे पहले यहाँ से बदलेंगे 0 में। तो एम एल का मतलब क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। पारा पानी बर्फ से जब इसमें जाएगा तो इसके लिए क्या होता है, 80 होता है ना। तो 80 दे दिए, एम एल गुने 80। तो यहाँ ये कितना आ गया, 80 आ गया गुप्त ऊष्मा। अब फिर यहाँ से यहाँ चेंज करेंगे, फिर इसी प्रकार चेंज करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं, ये गर्म है ठंडा है, मिश्रण का टेम्परेचर ये दोनों एक से क्या होगा, कम होगा, और T2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फार्मूला होता है विशेष ऊष्मा दोनों का बराबर, इसका और इसका कर देते हैं। ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं ना। फार्मूला वही होगा MS डेल्टा T MS डेल्टा 2 M के M S1 के S1। और यहाँ पर लिखेंगे T1 माइनस T2, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा इसका कम होगा, है ना। इसमें सेम रहेगा लेकिन हम कि इसमें से जो है इसको घटाएंगे, तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पर बना सकते हैं 40 ग्राम खौलता जल को 20 ग्राम में मिला देने पर तापमान इतना हो जाता है। तो इस प्रकार सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ समझ लेते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। चलिए शीतलन नियम समझा ही देते हैं क्या चीज़ होता है। देखिए दोस्तों, शीतलन नियम होता है, यानी कि अगर 50 ग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पर कोई वस्तु है, इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर लाने में और 5 मिनट लग रहा है, कितना, 5 मिनट। तो फिर 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस लाने में 5 मिनट से अधिक लगेगा। 5 मिनट प्लस अधिक, 5 मिनट प्लस क्या लगेगा, अधिक लगेगा। क्या लगेगा, अधिक, अधिक लगेगा। समझ आ गया ना। तो ये आपको समझ आ गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हीट का एक ख़त्म हुआ चैप्टर आपके लिए।